बात करेंगे सिंध के निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर आज शाम गवर्नर हाउस में अपने ओहदे का हल्फ लेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान पिसोरी निगरान वज़ीर आला से हल्फ लेंगे। मजीद तफला जानते हैं हमारे नुमाइंदे आजिज जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज अपडेट कीजिएगा। तकरीब रखी गई है गवर्नर हाउस में जिसमें निगरान वजीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर से अपने ओहदे का हल्फ लिया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान पिसोरी निगरान वजीर आला से हल्फ लेंगे और इस तकरीब में साबिक वज़रा और मौजूदा जो जो वजीर मुराद अली शाह को बिजनेसमैनों को और कुछ सियासी रहनुमाओं को भी दावतें दी गई हैं। तकरीब का जो वक्त है वो आज शाम बताया जा रहा है कि पहले ये खबर थी कि शायद जो है कैबिनेट का भी कुछ लोग हों, लेकिन आज की इतला ये कि सिर्फ निगरान वजीर आला हल्फ लेंगे। काबीना के जो अरकान हैं वो 1 से 2 रोज में हल्फ लेंगे। तो आज सिर्फ निगरान वजीर आला का हल्फ होगा आज शाम 6 बजे गवर्नर हाउस में। जी अच्छा, आज ये भी बताएगा कब ये तकरीब हल्फ बर्दारी शुरू होगी और कितनी तादाद में जो हैं वो लोग भी वहाँ पर मौजूद होंगे, जो अरकान हैं, और कौन कौन सी सियासी शख्सियात वहाँ पर साथ होंगी? गवर्नर हाउस के जराए कह रहे हैं कि MQ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDA के जो अहम है उनको दावत दी गई है। 50 के लगभग जो है वो मेहमानों को में अलबत्ता मीडिया को अभी तक नहीं किया गया है और बताया ये जा रहा है लेकिन जो हमारा जो प्राइवेट मीडिया है उसको अभी तक भी बाकायदा तौर पर नहीं हुआ है। लेकिन सियासी लोगों को मदद किया गया है जो आज शाम 6 बजे गवर्नर हाउस में होने वाले तकरीब में शिरकत करेंगे। ठीक है, आजिज जमाली हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आजिज। अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गुजर नाला मुतासरीन बहाली केस की समाअत वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गए। औरंगी और गुजर नाले के मुतासरीन अपने मुतालबात पर डट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर दूसरे रोज़ भी एहतजाज जारी है। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोड़ियो वहाँ पर मौजूद हैं। आज़ाद, आगाह कीजिएगा, मुतासरीन के क्या मुतालबात हैं और कब से इन लोगों को घर नहीं मिले हैं? जी बिल्कुल, गुजर नाला के मुतासरीन जो बेघर हो चुके थे उनकी दोबारा आबादकारी और उनको मुतबादल रिहाइश देने के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उस पर अमल दरामद न होने के बायस इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में उस केस की जो है समाअत इस वक्त जारी है। इस वक्त कराची सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, साबिक वज़ीर बल्दियात सैयद नासिरुद्दीन शाह, चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सोहेल अहमद राजपूत, इसके अलावा मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो है सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के अंदर अदालत के सामने मौजूद हैं। इस वक्त इस केस की समाअत जारी है। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अदालत को आगाह किया है, बताया है कि सिंध हुकूमत ने अदालत के हुक्म पर किया है, लेकिन उनकी एक गलती ज़रूर है कि वक्त पर उन्होंने अदालत में रिपोर्ट जमा न कराई है। लेकिन जो तौहीन अदालत का केस बनता है वो सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं बनता है। अगर अदालत चाहे तो ये केस जो है साबिका वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ बन सकता है, क्योंकि साबिक वफाकी हुकूमत ने जो इमरान खान की थी उन्होंने जो है सिंध हुकूमत को 36 अरब रुपये जो सिंध हुकूमत का शेयर है उसमें कम दिए, जिसके बाद से सिंध हुकूमत को परेशानी का सामना करना पड़ा है। लेकिन इस वक्त जो है इस केस की समाअत जो है सुप्रीम कोर्ट में जारी है, जिसमें वज़ीर आला सिंध और चीफ सेक्रेटरी सिंध को गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया था। वो दोनों, इसके अलावा मेयर कराची और साबिक वज़ीर बल्दियात भी पहुँच चुके हैं। लेकिन जो गुजर नाले के मुतासरीन हैं वो भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बिल्कुल सामने जो शाहीन कम्प्लेक्स है उसके पास मौजूद हैं, जिस ख़वातीन बच्चे जो है वो भी शामिल है। वो सरापा एहतजाज है। उनका एक ही मुतालबा
रिहाइश उनसे छीनी गई तो उनको मुतबादल घर के बदले घर दिया जाए। उनका एहतजाज जो है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के सामने जारी है। उनका एक ही मुतालबा है कि जब तक घर नहीं मिलेगा तब तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। एक तरफ अदालत के अंदर इस केस की समाअत जारी है तो दूसरी जानब गुजरनाला को जो बेघर अफराद जो मुतासरीन है वो इस वक्त सरापा एहतजाज बने हुए हैं। उनके हाथों में प्ले कार्ड बैनर भी हैं, उन पर हर पर ही लिखा हुआ है कि उनको घर के बदले घर चाहिए। और कराची बहाली के हवाले से उन्होंने कहा कि जब सिंध हुकूमत ने फैसला किया था कि इनको मुतबादल घर दिए जाएंगे, लेकिन इस वक्त भी ये बेघर हैं, घरों के लिए महरूम हैं। जो उनको झुपड़ी चाहिए थी वो भी उनको फराहम नहीं की, जिस वजह से उनको सख्त परेशानी का सामना करना पड़ा। इस वक्त अदालत में केस की समाअत जारी है। देखना यह है कि अदालत इस केस के हवाले से सिंध हुकूमत को क्या अहकाम जारी करती है और सिंध हुकूमत ने इस वक्त जो अमल दरामद किया है उस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट को वज़ीर आला सिंध, मेयर कराची और एडवोकेट जनरल सिंध ने आगाह कर दिया। लेकिन इस केस के मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से ख़ास तौर पर जो गुजर नाले में जिसमें कोरंगी नाला, औरंगी नाला और दीगर नाले आते हैं उनके मुतासरीन की बहाली या उनकी आबादकारी के हवाले से जो इस केस के हवाले से जो फैसला आएगा वो कुछ देर में आना बाकी है। लेकिन इस वक्त इस केस की समाअत जारी है। ठीक है, आज़ाद नूरियो साथ ही रहिएगा। बिलाल अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। बिलाल, अपडेट कीजिएगा, कितने ये मुतासरीन हैं और कब से बेघर हैं ये लोग? जी, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच गुजर नाला और औरंगी नाला मुतासरीन की बहाली से मुतल्लिक मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत कर रहा है। जब समाअत शुरू हुई तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और मुर्तज़ा वहाब जो कि मेयर कराची हैं उनको रोस्टरम पर तलब किया। मुर्तज़ा वहाब ने आगाज़ किया और उन्होंने तफसीलात बताते हुए ये कहा कि हर 6 माह में एक किस्त देनी थी, 2 साल में 4 अक़सात बनती हैं। 2 अक़सात जारी की गई पहले साल, लेकिन जो मुतासरीन हैं बकिया 2 अक़सात के लिए उनकी जानिब से रुजू नहीं किया गया, जिस पर फैसल सिद्दीकी एडवोकेट जो कि मुतासरीन के वकील हैं उन्होंने कहा कि ये सरासर एक गलत बयानी है और जो मुतासरीन 1 साल की अक़सात ले सकते हैं तो बाकी 2 अक़सात क्यों लेने नहीं पहुंचेंगे। इस मौका पर अदालत ने मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध को ये कहा कि वो आप आएँ और आपको बराह रास्त तौहीन अदालत का नोटिस है तो आप वजह बताएं कि अब तक जो आपने हलफनामा दिया था 2 साल में बहाली का उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो सका। जिस पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह रोस्टरम पर पहुंचे और उनका ये कहना था कि मैं वकील नहीं हूँ, अगर कुछ मामलात में बयान करने में मुझसे गलती हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। और वज़ीर आला सिंध ने ये भी अदालत को बताया कि ये 2 साल का मनसूबा था, इसमें 4 अक़सात दी जानी थी, लेकिन इसमें एक बड़ा हिस्सा वफाकी हुकूमत की जानिब से दिया जाना था और इस मामले के अंदर NDMA बुनियादी तौर पर जिम्मेदार था। लेकिन जब ये मामला आगे बढ़ा तो वफाकी हुकूमत हमेशा की तरह मुकर गई और उसकी जानिब से मुतासरीन की बहाली के सिलसिले में किसी भी किस्म का जो वादा किया गया था उसको नहीं निभाया गया। मुराद अली शाह का ये भी बयान था कि एक ब्लू रिबन एक कमीशन बना था सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में और जिसमें जो बहरिया टाउन का जो केस था उसकी जो रकम थी, वाजिबात थी, इस सिलसिले में सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है और ये इस्तदा कर रखी है कि वो रकम कराची में जो ये स्कीम्स हैं और दीगर स्कीम्स हैं उन पर लगाने के लिए 10 अरब रुपए जारी किए जाएं और अब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। ताहम फैसल सिद्दीकी जो मुतासरीन के वकील थे उनका ये कहना था अदालत में कि जो वज़ीर आला सिंध के वज़ीर आला हैं उनका ये बयान सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि मैं अदालत से इजाज़त चाहूँगा कि मैं जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो पढ़कर सुनाऊँ, जिस पर फैसल सिद्दीकी ने ये फैसला तफसीली फैसला अदालत का जो था वो पढ़कर सुनाया। और फैसल सिद्दीकी का ये कहना था कि ये जितनी भी स्कीम बनाई गई थी 10 अरब रुपए की, ये बराह रास्त वज़ीर आला सिंध ने अपना हलफनामा सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान कराची रजिस्ट्री में दिया था कि वो 10 अरब रुपए की जितनी भी लागत होगी वो कराची में जो लगाई जाएगी ये सिंध हुकूमत लगाई जाएगी, सिंध हुकूमत की रकम होगी और इसका वफाकी हुकूमत से किसी भी किस्म का ताल्लुक नहीं होगा। जिस पर मुराद अली शाह ने ये कहा कि फैसल सिद्दीकी जो कुछ बयान कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन जो फंड्स के मसाइल हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। 2022 में जो सैलाब आया है उसमें जो सेक्रेटरी अक़वाम मुत्तहिदा हैं उनका बयान भी रिकॉर्ड पर मौजूद है और ये एक तारीखी नौयत का सैलाब था जिसकी वजह से बड़े पैमाने के ऊपर जो अखराजात भी हुए, लोग बेघर हुए, लाखों की तादाद इसमें शामिल है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने ये कहा है कि अब 2 साल बीत चुके हैं, इस मामले को बराह रास्त वज़ीर आला सिंध के खिलाफ तौहीन अदालत बनी है और आपके खिलाफ दरख्वास्त आई है, जिस पर
मुराद अली शाह का ये कहना था कि वजीर आला सिंध तो कुछ भी नहीं होता, और मुस्तफ़ा इम्पैक्ट केस पे सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि किसी भी फैसले की जो जिम्मेदारी होती है वो काबीना की होती है, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का ये कहना था कि ये बात आपको उस वक्त करनी चाहिए थी जब आप हलफनामा जमा करा रहे थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने ये भी रिमार्क्स दिए हैं कि अब बहुत हो चुका है, बहुत वक्त ज़ाया हो चुका है, 2 साल का अरसा था, अब तक इस मामले के अंदर कोई किसी किस्म की पेशरफ नहीं हुई, हमें ये बताया जाए कि इस मामले को कैसे हल किया जाएगा। अदालत ने इस वक्त कमिश्नर कराची को रोस्टरम पर तलब किया है और अदालत ने उनसे पूछ रही है कि आप बताएं कि जो मुतासरीन हैं इनको जो दूसरे साल की जो 2 अक्षरात जारी की ठीक है, बिलाल अहमद हमें अपडेट कर रहे थे। समात इस वक्त हो रही है, मुजाहिरीन जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं, घर दो के नारे लगाए जा रहे हैं। मुतबादिल घर देने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिया गया था लेकिन अभी तक उनको नहीं दिया गया है। समात इस वक्त जारी है जिसमें वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और मुर्तज़ा वहाब इस वक्त समात में मौजूद हैं। आज़ाद नोरियो हमें अपडेट कर रहे थे, बिलाल अहमद हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एहतसाब अदालत कराची में मुस्तफ़ा और दीगर मुलजमान के खिलाफ सरकारी अराजी पर गैर कानूनी अलॉटमेंट के खिलाफ दायर रेफरेंस पर समात होगी। इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे जवाद आसिफ से। जी जवाद, आज एहतसाब अदालत कराची में मुस्तफ़ा कमाल और दीगर मुलजिमान के ख़िलाफ़ रेफरेंस की सरकारी राजी पर गैर कानूनी अलॉटमेंट के रेफरेंस की समात होगी। गुज़श्ता समात 12 अगस्त को हुई थी, उस पर जो है रेफरेंस के हदूद के तनाज़े पर मुलजिमान की जानिब से दायर दरख्वास्त पर वकला की जानिब से दलाइल दिए गए थे और दलाइल के बाद अदालत ने फ़ैसला महफूज कर लिया था और आज जो है वो फ़ैसला भी सुनाया जाएगा कि आया कि नैब कवानीन में तरामीम के बाद जो है वो इस रेफरेंस को जो है वो इसी अदालत में सुना जाएगा या फिर वापस नैब इदारे को भेजा जाएगा। जबकि वकला की जानिब से ये दलाइल भी बरियत के दलाइल भी दिए गए थे कि मुस्तफ़ा जिस वक्त ये अलॉटमेंट हुई उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल मेयर नहीं थे, फ़कत सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर उन्हें जो है वो निशाना बनाया जा रहा है और आज जो है वो मुस्तफ़ा कमाल और दीगर मुलजिमान जो है वो समात के लिए जो है वो एहतसाब अदालत में भी पेश होंगे। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल इब्राहिम हैदरी में लिफ्ट बंद हुए महीनों गुजर गए, नए एडमिनिस्ट्रेटर तारिक अब्बासी ने जल्द मसाइल हल कराने की यकीन दहानी करा दी है। मजीद बताएंगी हमारी नुमाइंदा राबिल अशरफ। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध गवर्नमेंट अस्पताल इब्राहिम हैदरी में और यहाँ पे हमने कुछ हफ्तों कबल जो है आपका विज़िट किया था। यहाँ पर जो है मरीज़ों को मेडिसिन की मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, उनको दवाएं मैसर नहीं होती थी, लेबॉर्ट्री टेस्ट में जो है कि उनको भी उसकी भी सहूलियात मैसर नहीं होती थी, लेबॉर्ट्री में जो है कुछ केमिकल्स की कमी होने की वजह से जो है मरीज़ों को बाहर से जाके जो है टेस्ट करवाने पड़ते थे। इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध गवर्नमेंट अस्पताल इब्राहिम हैदरी में, जहाँ पर हमारे साथ ये इब्राहिम हैदरी अस्पताल सिंध गवर्नमेंट के डॉक्टर एडमिनिस्ट्रेटर तारिक अब्बासी साहब मौजूद हैं, इनसे मजीद जानते हैं। सर ये बताएं कि हमने जो विजिट किया था उस टाइम जो है थोड़ी सी काफ़ी सहूलियात का फुकदान था, अब आप कैसे देख रहे हैं आपके आने के बाद से किस तरह ये सहूलियात में चेंजिंग आई है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जैसे कि मेरी आपसे अभी ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हुई, मैंने आपको ब्रीफ किया था। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हैं क्योंकि 19-20 तो हर हॉस्पिटल में होता है, 100% पेशेंट कहीं भी सेटिस्फाई नहीं होता, मगर यहाँ पे PPHI के आने के बाद से चीज़ें ग्रेजुअली काफ़ी बेहतर हुई हैं। और अभी आपने विज़िट किया है यहाँ पे लेबॉर्ट्री के अंदर, आपने देखा हमने पूरा रेनोवेट किया है। यहाँ पे स्टाफ भी यहाँ पे ऑफर मकदार में मौजूद है और हमारे पास जितने केमिकल्स वगैरह हैं उसकी हो सकता है जिस वक्त आपने विज़िट किया उस वक्त कोई शॉर्टेज हो, वो सारे लैब तो बंद नहीं होती, कुछ ना कुछ टेस्ट चलते रहते हैं, मगर ये हर लैब के अंदर इस तरह से होता है और जगह होता है कि कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है मार्केट में, मगर ऐसा नहीं होता कि टेस्ट नहीं हो रहा है। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सारे रूटीन टेस्ट हो रहे हैं और आप पूछ भी सकते हैं बाहर जाकर रिपोर्ट। अभी एक पेशेंट आपके सामने है। बताइएगा हमें कि क्या कहते हैं, जो हम पहले भी हमने यहाँ पे विजिट किया था तो जो लिफ्ट थी वो उस टाइम भी बंद थी और अभी जो हमने विजिट किया तो वो अभी भी बंद है, तो क्या वजह है अभी तक उसको स्टार्ट नहीं कर पाए? क्योंकि 3 हमने शायद देखा कि फ्लोर्स हैं आप लोगों के पास ना? जी 2 फ्लोर्स के हमारे ऑपरेशनल है, तीसरा फ्लोर जो है वो तो छत है। तो बेसिकली हमारा अभी एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे और हमारा C-सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो लिफ्ट भी इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी, अंडर प्रोसेस है और अप्रूवल में इंशाल्लाह। ये बहुत जल्दी आप जब नेक्स्ट विजिट पे आएंगे तो इंशाल्लाह लिफ्ट भी सही हो जाएगी। और अभी फ़िलहाल इतना पेशेंट का इन्फ्लो ऊपर है ही नहीं ना इस तरह के पेशेंट्स का जो, और हमने लिफ्ट की जगह पे अल्टरनेट रखा हुआ है, रैंप आपने देखा है, साथ में रैंप बना हुआ है। तो अगर कोई ऐसा पेशेंट कभी आ जाता है ना तो उसको व्हील चेयर या फिर स्ट्रेचर से हम उसको, ये स्ट्रेचर वाले पेशेंट तो अव्वल ऊपर जाते ही नहीं है, इस तरह का कोई पेशेंट है नहीं, तो हमारे पास रैंप मौजूद है अल्टरनेट, तो हम उसको यूज़ करते हैं।
तो ऐसा नहीं है कि अगर लिफ्ट ना होने की वजह से पेशेंट ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो रैंप मौजूद है हमारा। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेटर तारिक अब्बासी साहब मौजूद थे। उनका यही कहना है कि सिंध गवर्नमेंट अस्पताल इब्राहिम हैदरी और रीगे माहीगीरों की बस्ती के लिए जो है सिंध गवर्नमेंट का एक बड़ा अस्पताल है और PPIHI के इदारे के तहत ये काम कर रहा है। और साथ साथ उनका ये कहना है कि यहाँ पर इदारे में काफ़ी चीज़ें जो है बेहतर हो गई हैं, मरीजों को जो है दवाओं की सूरत हाल भी बेहतर है। इसी तरह लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए जो केमिकल्स हैं वो भी यहाँ पर मैसर हैं। इसी साथ साथ उनका ये कहना था कि लिफ्ट की जो लिफ्ट बंद है उसको भी जो है जल्द ही फाल कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। DIG साउथ और SSP केमाड़ी फैजान अली की सरबराही में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इत्तेहाद टाउन में राह चलती खातून के साथ नाजेबा हरकत करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद बताएंगी अनुषा जाफरी। जी बिल्कुल, देखिए DIG साउथ इरफान बलोच और SSP किमाड़ी फैज़ान अली की सरबराही में एक कामयाब कार्रवाई सामने आई है। ख़वातीन को हरासा करने वाला, ख़वातीन के साथ नाजेबा हरकत करने वाला, जिसकी जो मुलजिम है फैज़ान उसका नाम बताया जा रहा है, उसको जो है वो किमाड़ी पुलिस ने जो है वो गिरफ़्तार किया है। इस वक्त ये मुलजिम हमारे साथ मौजूद है। ये बताओ नाम क्या तुम्हारा? फैज़ान। क्या हरकत की है तुमने? तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुमने 2 ख़वातीन को हरासा किया? माजरत करता हूँ, गलती हो गई है बस एक। क्या सोच कर तुमने ये सोचा था कि तुम खातून को छेड़ोगे और राह चलती खातून को छेड़ कर जाओगे? घर में माँ बहनें हैं तुम्हारी? बिल्कुल। कितनी बहनें? एक। उम्र क्या है तुम्हारी? मेरी 21। मैरिड हो? जी। कितने बच्चे? एक भी नहीं है। क्या काम करते हो वहाँ इलाके में? सिक्योरिटी सुपरवाइज़र हूँ, एरिया सुपरवाइज़र। किसने बनाया था तुम्हें? कब से ये काम कर रहे थे तुम? सर मैडम बस ये 2 बार हुआ है, गलती हो गई अभी की है, बस इससे पहले नहीं की थी कभी। क्या सोच कर? नहीं, ख़वातीन जब चलती हुई आ रही थी, सोचा क्या था कि इस तरह खातून को छेड़ोगे, पकड़ में नहीं आओगे? तुम ये समझ रहे थे कि इससे पहले कई वाक़यात हो चुके हैं और पुलिस तुम्हें पकड़ नहीं पाएगी? नहीं मैडम, पुलिस पकड़ पाएगी, बस गलती हो गई, माजरत करना, शैतान। ये मुलजिम फैज़ान है और ये SSP किमाड़ी फैज़ान अली और DIG साउथ इरफान बलोच ने आते ही जो है वो इस मुलजिम को जिस तरह नोटिस लिया, गिरफ़्तार किया। हमारे साथ जो है वो इस वक्त ASI अदील साहब मौजूद हैं। सर, हमने देखा है कि कामयाब कार्रवाई आई कि हम देख रहे हैं कई ऐसे वाक़यात हुए कि ख़वातीन को हरासा किया जाता है, मुलजिमान पकड़े नहीं जाते, लेकिन SSP किमाड़ी फैज़ान अली साहब ने जिस तरीके से आते ही चार्ज संभाला और फौरी तौर पर इस पर एक्शन लिया, इस पर आप क्या कहेंगे? किस तरीके से उसको कहाँ से पकड़ा है? बिल्कुल, ये वीडियो वायरल हुई थी, उस वीडियो के बेस पे जो है ना SSP साहब ने हिदायत दी और पुलिस ने गिरफ्तार किया इसे। मज़ीद अभी विक्टिम हम ढूंढ रहे हैं, तो विक्टिम मिल जाए तो मज़ीद इंशाल्लाह जो है ना और आधा अदालत में लाएँ, 2 से 3 रिमांड मिल जाए हमें, जो भी हुई तफ्तीश पे डरेंगे वो। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि इस तरीके से पहले जौहर में भी वाक़या पेश आया था, लेकिन जौहर वाला मुलजिम नहीं पकड़ा गया। हम देख रहे हैं अभी जो SSP किमाड़ी आए हैं फैज़ान अली, वो उन्होंने आते ही जो है वो अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ की हैं। जिस तरह मुलजिम ने इंकशाफ किया और एतराफ़ किया कि उसने जो है वो ये हरकत की है और इसका ये कहना है कि एक दिन पहले एक खातून को छेड़ा, उसके बाद जो है वो दूसरे दिन इसने दूसरी खातून को छेड़ा है, जिसकी CCTV दोनों वीडियो वायरल हुई थी। इस पर DIG साउथ ने भी एक्शन लिया था, SSP किमाड़ी ने भी लिया था और फौरी तौर पर इस मुलजिम को जो है वो गिरफ्तार करके अभी अदालत में जो है वो पेश किया जाएगा। जी। सिंध हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड फारूक अली चन्ना को अगले 3 सालों के लिए लैंड कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। सिंध काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोडियो हमारे साथ मौजूद हैं। जी आज़ाद। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने जस्टिस रिटायर्ड फारूक अली चन्ना को सिंध लैंड कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया है। इस हवाले से सिंध काबीना की मंजूरी के बाद जो है बाज़ाब्ता तौर पर इनकी बतौर चेयरमैन सिंध लैंड कमेटी के तौर पर तैनाती कर दी गई है। इसकी तैनाती अगले 3 साल तक की मुद्दत तक के लिए कर ली गई है। इसका महकमा सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कुछ बात करेंगे महंगाई पर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से बाइक राइडर भी परेशान हो गए हैं। क्या कहते हैं ये बाइक राइडर, बताएंगी हमारी नुमाइंदा इकरा अवान। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए बढ़ती महंगाई की, तो बढ़ती महंगाई से जहां शहरी परेशान हैं, वहां बाइक राइडर्स जो हैं वो ऑनलाइन बाइक राइडर्स भी परेशान नज़र आते हैं। पेट्रोल महंगा होता जा रहा है और ऑनलाइन सर्विस की वजह से इनका जो कारोबार है वो भी ना होने के बराबर है। मेरे साथ इस वक्त बाइकिया हजरात मौजूद हैं, उनसे बात करती हूँ और जानती हूँ कि पेट्रोल महंगा हो गया है। आप लोग ऑनलाइन ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, उसका भी अलग से खर्चा होता है। ये बताएँ कि अब कारोबार नहीं है तो किस तरीके से गुजर करते हैं? कारोबार यही है, पेट्रोल आप देख लें, आप लोगों के सामने 292 रुपये लीटर हो गया। सवारियाँ, हम सवारियों से बात करें, सवारियाँ हमारे को पैसे भी नहीं देती। अब एक बंदे ने जाना तो ईद का मार्शल
हम उसको 250 रुपये बोले, वो हमें 150 दिया। अब हमें बताएं हम क्या करें, पेट्रोल इतना, ऑयल इतना महंगा, आटा चीनी सब इतने महंगे, क्या करेंगे हम लोग? सवारियाँ हमारे साथ बैठ नहीं रही हैं। जी, तो आपने देखा कि इनका ये कहना था कि पेट्रोल महंगा होने की वजह से जो सवारियां आती हैं वो भी पैसे जो है वो ज़्यादा देखकर जाने से इनकार कर देती हैं। इनकी जो दीगर अखराजात हैं वो भी पूरे नहीं हो पाते। मेरे साथ एक और हजरात मौजूद हैं, उनसे बात करती हूँ। ये बताइएगा कि देखें कि बढ़ती महंगाई का जो बम है वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है और पेट्रोल जो है वो सोने की कीमत जो है वो उसके बराबर हो गई है। तो ये बताएं कि आप लोग जो है ऑनलाइन ऐप्स के ज़रिए दिन भर जो है पूरे कराची में विज़िट करते रहते हैं सवारियों के साथ, तो पेट्रोल के पैसे और ये जो आप ऑनलाइन ऐप का जो नेट का जो पैकेज होता है किस तरीके से इसे मैनेज करते हैं? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हैगा, बस ये पेट्रोल और महंगा कर दिया इन्होंने, आवाम पे और बोझ डाल दिया हैगा। बस ये चाह रहे हैं बस कोई गरीब रहे ही नहीं। जो आते हैं पैसे पूछते हैं, बताते हैं, वो चले जाते हैं, बोलते हैं नहीं इतने का नहीं, इतने में नहीं जाएंगे। अब वो पेट्रोल महंगा है तो वो तो करेंगे ना, हम लोग तो चीज़ देंगे। जी, तो आपने देखा कि यहाँ पर जहाँ शहरी परेशान है वहीं पर ये भी बाइक राइडर्स भी मायूस नज़र आते हैं। इनका यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि जल्द से जल्द पेट्रोल की कीमतों में कमी लाए ताकि आम आवाम जो है उन्हें रिलीफ फराहम हो सके और वो भी जो है शहरी जो है वो सुख का सांस ले सके। जी, पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद महकमा रेलवे ने मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में इजाफा कर दिया है। बात करेंगे, आदिया नाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी आदिया, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, जिस तरह से पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है तो उसका इम्पैक्ट महकमा रेलवे ने मुसाफिरों पर भी डाला है और कुछ इस तरह से कि गुज़श्ता रोज़ एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसके मुताबिक रेलवे के किरायों में जो है वो इजाफा किया गया है। बताया गया है कि मुसाफिर ट्रेनें जितनी भी एक्सप्रेस ट्रेनें हैं उनमें जो है तकरीबन 10% उनके किरायों में इजाफा हुआ है। इसी तरह फ्रेट ट्रेनों के हवाले से अगर बात करें तो उनमें भी 5% जो है वो इजाफा किया गया है। यानी कि अब वो मुसाफिर और इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बताया था कि आज यानी कि 17 अगस्त से इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगा। 17 अगस्त से जो भी शख्स जो है वो बुकिंग कराने के लिए आएगा उसको इजाफी 10% किराया देना होगा। इसी तरह ऑनलाइन जो टिकट बुकिंग होती है उसमें भी कुछ ऐसा ही होगा। आइए ज़रा कुछ मुसाफिरों से आपकी बात कराते हैं, जानते हैं कि वो इजाफे के हवाले से कितने तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, उनको क्या लगता है कि क्या ये इजाफा उनके लिए बोझ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपकी दुआ। अच्छा, ये बताइएगा ट्रेन के किरायों में जो 10% इजाफा किया गया है, आज अगर आप बुकिंग के लिए जाते हैं तो 10% इजाफी किराया देना होगा, क्या कहेंगे? क्या कह सकते हैं, बस जो सबके साथ है वो हमारे साथ है। किराए के अंदर क्या, महंगाई तो बढ़ ही रही है, आपके सामने जो भी है, क्या कह सकते हैं। देखिए, आम आदमी के लिए ट्रेन का सफ़र इंतहाई सिक्योर और फिर सबसे बड़ी बात सस्ता सफ़र समझा जाता था, क्योंकि अगर आप दूसरी बस सर्विस में भी जाएंगे तो अब आपको बहुत सारा पैसा देना होगा। तो उसके मुकाबले में अब अगर 10% इसमें इजाफा होता है तो इसमें भी तो आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी आने जाने में। मुश्किल तो हर चीज़ की हो रही है, अभी आपके सामने है जो भी है प्रॉब्लम, अब इसमें हम क्या करें बताओ। डेफिनेटली आवाम जो है वो इस हवाले से क्या कर सकते हैं, परेशान ही हो सकते हैं, क्योंकि अगर 10% इसमें इजाफा किया जाता है तो पहले जो किराया तकरीबन 3500 रुपये कराची से लाहौर तक का दिया जाता था उसमें अब मज़ीद जो है वो 200-250 रुपये का इजाफा हो जाएगा। तो ऐसे में जो लोकल टिकट है जो कि कभी बिज़नेस क्लास का टिकट हुआ करता था तकरीबन 3500 के लगभग, अब ये टिकट जो है आम लोकल गाड़ियों के लिए, लोकल बोगियों के लिए जो है लोगों को ख़रीदना पड़ेगा, जो कि इंतहाई मुश्किलात का बायस बनेगा। जी, बहुत शुक्रिया आदिया नाज, हमें अपडेट करनी थी। रुई की फ़ी मन कीमतों में 300 रुपये का इजाफा हो गया। सिंध में रुई की फ़ी मन कीमत बढ़कर 18,200 रुपये पर पहुंच गई है। कॉटन जर्नलिस्ट फोरम चेयरमैन एहसानुल हक का कहना है कि डॉलर की कदर में इजाफा और TCP की तरफ से रुई खरीदारी का फैसला रुई की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजूहात में से एक बताई जा रही है। अपडेट कर रहे हैं आपको, रुई की फ़ीमन कीमतों में 300 रुपये का इजाफा हो गया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ। जी, काश्तकारों के लिए अच्छी खबर कि रुई की कीमतों में तेजी का रुझान देखा जा रहा है। फीमन रुई की कीमतों में 300 रुपये का इजाफा हो गया, जिससे सिंध में फीमन रुई की कीमत बढ़कर 18,200 रुपये और पंजाब में फीमन रुई बढ़कर 18,600 रुपये पहुँच गई है। और कॉटन जिनर एसोसिएशन के जो चेयरमैन एहसानुल हक का कहने के डॉलर की कीमत में इजाफे और TCP की तरफ से रुई खरीदारी करने के फैसले पर रुई की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजूहत बनी है, और जिससे जो काश्तकारों को जो भारी नुकसान हो रहा था, जो रुई की मुसलसल गिरती कीमतों में सपोर्ट मिली है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकार मोहतात 100 इंडेक्स में 152 पॉइंट्स की कमी देखी गई है। 100 इंडेक्स
48,000 की सतह से नीचे आ गया है। बात करेंगे, राना अयाज हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज राना, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज सुबह से जब से मार्केट का आगाज हुआ है हमने देखा है कि मार्केट के अंदर जो है वो सरमायाकार बहुत मुताद अंदाज में जो है आज सरमायाकारी कर रहे हैं। आज ज्यादातर जो है वो शेयर्स की फरोख्त का सिलसिला जो है वो मार्केट में देखा जा रहा है। सरमायाकारों से हमने जब माहिरीन से पूछा कि ऐसी क्या वजूहात बन रही हैं जिसकी वजह से सरमायाकार इतने मोहतात हैं, तो उनका कहना है कि डॉलर की बढ़ती हुई कीमत जो है उसकी वजह सबसे ज्यादा अहम मार्केट पे असरअंदाज है। साथ साथ पेट्रोल की कीमत और गैस और साथ साथ जो बिजली की कीमतें बढ़ी हैं उसकी वजह से सरमायाकारों ने एकदम से जो है मोहतात अंदाज अपना लिया, जिसकी वजह से मुसलसल तीसरे रोज जो है मार्केट के अंदर इस वक्त नेगेटिविटी जो है प्रिवेल करती हुई हमको नजर आ रही है। मार्केट के अंदर मजीद यही कहना है इन लोगों का कि जब तक डॉलर की कीमत में कोई इस्तेकाम नहीं आता और कोई हुकूमत की जाने से वाज़ेह तौर पर और स्टेट बैंक की जाने से कोई इंटरवीन नहीं होता मार्केट के अंदर, जब तक मार्केट के अंदर इसी तरीके से जो है वो मोहतात अंदाज सरमायाकारों की जाने से अपनाया जा सकता है। साथ साथ एक और खदशा जो है वो माहिरीन की जाने से बताया जा रहा है कि जैसे ही मार्केट में ये डॉलर और पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं और महंगाई की रफ्तार जैसी तेज होगी तो स्टेट बैंक की जाने से शरह सूद में भी इजाफा का खदशा जो है इस वक्त मार्केट में इसकी भी बात सुनी जा रही है कि 1 से 2% जो है आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो है वो स्टेट बैंक अपने शरह सूद में इजाफा कर सकता है, जिसकी वजह से इस वक्त मार्केट की जो सरमायाकार है वो अपना मोहतात अंदाज अपनाए हुए हैं, जिसकी वजह मार्केट के ऊपर एक नेगेटिविटी नजर आ रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। नेशनल बिजनेसमैन ग्रुप ने दरामदी RLNG से बनाई जाने वाली बिजली महंगी होने पर तशवीश का इजहार कर दिया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइए। निजी बिजली घर जो हैं जो सनतों ने लगाई हुई है, जो सिर्फ कराची में बात करें 750 के करीब जो निजी बिजली घर हैं जिनको तकरीबन 210 से 230 MMCFD गैस फराम की जा रही है। क्या ये कुदरती गैस जो सस्ती गैस से बिजली बनती है तो क्या ये आवाम को मिल सकती है या तमाम सनतों को मिल सकती है? इसकी क्या तजावीज़ है जानते हैं। नेशनल बिजनेस ग्रुप के जो चेयरमैन हैं मियाँ जाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। क्या सर प्रपोजल हमेशा देते रहते हैं, कैप्टिव पावर के लिए क्या तजावीज़ है? देखिए, कैप्टिव पावर जो है इस वक्त इन्होंने बंद की हुई है। तकरीबन 5 महीने हो गए कैप्टिव पावर को गैस दे ही नहीं रहे और इनका कहना यह है कि हमारे पास गैस कम है और आप यानी कुदरती गैस जो है पाकिस्तानी वो कम है और आप RLNG जो है वो आप लें, तो वो ज़ाहिर है कि काफ़ी महंगी है और उससे अगर हम बिजली बनाते हैं सनतों में तो वो कॉस्ट नहीं आती। अब इसका हल ये है कि हमारे पास जो बिजली सरप्लस है, यानी हमने तकरीबन 30,000 मेगावाट के जो यूनिट्स लगाए हुए हैं डेली बिजली बनाने के, और हम यूज़ जो करते हैं वो सर्दियों में करते हैं 9,000 और गर्मियों में जाके 20-22,000। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि वो 71% हम तकरीबन 1200 अरब रुपए की कैपेसिटी चार्जेस हर साल इनको पे करते हैं IPPs को। तो वो जो पैसे हम उनको पे करते हैं और बिजली हम यूज़ नहीं करते, तो वो बिजली जो है अगर हम इंडस्ट्री को दे दें और सस्ती करके दे दें ताकि इंडस्ट्री की जो है वो उसमें कॉस्ट भी आ जाए और वो बिजली भी हमारी कंज्यूम हो जाए और हमारे जो कैपेसिटी चार्जेस हैं वो भी किसी इस्तेमाल में आ जाएं, तो इसका यही तरीका होगा कि हम बिजली को हर आदमी के लिए सस्ती ना करें। सिर्फ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो सनतें हैं उनको अगर हम वो रेट दे दें बिजली का जो कि भारत, बांग्लादेश और चाइना वगैरह में उनकी सनतों को है, यानी डॉलर के हिसाब से उसको फिक्स कर दें, कॉम्पिटिटिव प्राइस कर दें ताकि उनकी कॉस्ट आ जाए, और उनकी कॉस्ट आ जाएगी तो फिर हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ना शुरू हो जाएगी और वो जो हम 71% नहीं 1200 अरब रुपया जो है वो हम कैपेसिटी चार्जेस की मद में पे कर रहे हैं, तो वो भी एक ठिकाने लगेगा और उससे सनतों की एक नई ब्रीदिंग हो जाएगी और उनको हमारी एक्सपोर्ट भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। जी, जैसे कि आपने सुना अहम तजावीज़ दी हैं कि अगर मुल्क में सस्ती बिजली बनानी है तो आपको कुदरती गैस जो है बड़े बिजली घर हैं उनको देनी होगी, उसके लिए इस्लाहात करनी होगी और गवर्नमेंट को कई बार तजावीज़ दी गई हैं लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। इस वक्त गवर्नमेंट जब मुश्किलात में है तो इससे बिजली की कीमतें बार बार बढ़ाई जा रही है, लेकिन इस वक्त आवाम की जो क़ुव्वत ख़रीद, जबकि इंडस्ट्री की भी क़ुव्वत ख़रीद बहुत कम हो गई है, तो पैदावारी लागत बढ़ने से मुश्किलात बढ़ रही हैं। तो ये जो तजावीज़ दी गई हैं इस्लाहात की, उससे मुल्की मईशत का पहिया चल सकेगा। बहुत शुक्रिया अशरफ खान, हमें अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब ताजर बरादरी ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है। बात करेंगे काविश मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। काविश, अपडेट कीजिए।
देखें, महंगी बिजली, पेट्रोल और गैस के खिलाफ अब ताजिर बरादरी का सबर जो है वो जवाब देता हुआ दिखाई दे रहा है। हम ये देखने के काफ़ी अरसे से जो है वो ताजिर बरादरी इस तमाम तर मामलात पर अपना एहतजाज तो रिकॉर्ड करवाती हुई आ रही है, लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं स्मॉल ट्रेडर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं महमूद हामिद, उनसे बात करते हैं। महमूद साहब, ये बताइएगा, आप लोगों ने एहतजाज के हवाले से फ़ैसला भी किया है, क्या वजह बनी एहतजाज करने की? देखिए, एहतजाज की वजह यह है कि जो पेट्रोल की कीमतों में इन्होंने ज़ालिमाना इजाफ़ा किया है और जिस तरह के इलेक्ट्रिक लोगों के घरों पे बिल भेज रही है और जो 200 यूनिट के ऊपर 8,000 और 12,000 का बिल आ रहा है, तो वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। और इस महंगाई की वजह से और इस यानी पॉलिसी की वजह से ये हो रहा है, हमारी तिजारत ख़त्म होती जा रही है। इस वक्त मार्केटों का हाल ये है कि मार्केटों में कारोबार नहीं है और जो ताजिर है वो या तो अपनी बचतें खा रहा है या जो उसने अदायगियाँ करनी है वो खा रहा है और दिवालिया हो चुका है। बिल्कुल, देखें, कराची की ताजिर तंजीमें एक प्लेटफॉर्म पर आ चुकी हैं और 18 अगस्त को शहर में एहतजाज की कॉल दी गई है। बोल्टन मार्केट के मकाम पर जो एहतजाज किया जाएगा, सवाल से जो एसोसिएशन है उनका कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई के सबब अब गुजारा करना मुश्किल हो चुका है। वाहिद हल यही है कि भरपूर एहतजाज किया जाए। पाकिस्तान एथलेट्स फेडरेशन में ग्रुपिंग के बाद सिंध एथलेट्स एसोसिएशन में भी ग्रुपिंग जोर पकड़ गई है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल। जी, मैं नेशनल कोचिंग सेंटर में मौजूद हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं कराची एथलेटिक्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल अब्दुल्ला चांडियो। अब्दुल्ला, किस तरह से एथलेटिक्स की तैयारियां हो रही हैं? सुना बड़ी ग्रुपिंग भी हो गई यहाँ पर, पहले ही सिंध में ग्रुप थे, अब उसके अलावा और ग्रुप पे ग्रुप बनते जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, अभी तो सिंध एथलेटिक एसोसिएशन में भी ग्रुप बन गए हैं। एक और पैरल बॉडी आ गई है सिंध एथलेटिक एसोसिएशन की, जो अभी एक एसोसिएशन बनी है फेडरेशन की तरफ से, जिसको ओलंपिक नहीं मानती, सिंध स्पोर्ट बोर्ड नहीं मानता उसको, और डिविजनल एसोसिएशन भी उसको नहीं मान रही हैं। हमारे साथ ये है कि वो जो इलेक्शंस हुए हैं सिंध एथलेटिक एसोसिएशन के, उसमें ना सिंध स्पोर्ट बोर्ड बैठा है, उसका कोई नुमाइंदा बैठा है, ना किसी डिवीज़न का कोई अहदेदार बैठा हुआ था। इवन कि मैं आपको बता दूं कि सिंध एथलेटिक एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट बने हैं वो उस इलेक्शन में मौजूद नहीं थे। तो ये तो कौन आए, पहले कौन थे आपकी नज़र में? कौन अहल हैं, कौन असली हैं, हक पर हैं? ताज महर हैं और हुनैद लाखानी मरहूम साहब थे। तो उसकी जगह जो है तो एक्टिंग प्रेसिडेंट एक मैडम हुमेरा थी, उसको बनाया गया था। तो अभी तक अगर असूलन देखा जाए तो वो हैं, लेकिन फेडरेशन की मर्ज़ी है, फेडरेशन जिसको चाहे। लेकिन ओलंपिक और जितने भी डिविजनल एसोसिएशंस हैं इस एथलेटिक एसोसिएशन को नहीं मान रही हैं। वो कह रही हैं कि जब हमारा वोट ही नहीं हुआ, जब हमारी इलेक्शन नहीं हुए, तो हम किस कैपेसिटी में इसको एक्सेप्ट करें। यहाँ कराची में अगर असूलन देखा जाए तो कराची में तो जो ओलंपिक एसोसिएशन है, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, यहाँ कराची में उनके साथ नहीं है अभी तक कोई भी। वो भी अकरम शाही के साथ ही हैं, लेकिन अकरम शाही के साथ वो दोनों ग्रुप जो यहाँ पर कराची में दोनों अकरम शाही के हैं, लेकिन उनकी आपस में नहीं बन रही है। अभी देखें ना, ये जो अभी एसोसिएशन बनी है, इन्हीं की जो बॉडी बनी थी, जो अकरम शाही बना के गए थे, उनमें से भी जो 11 मेंबरान हैं, जिसमें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट है, जनरल जॉइंट सेक्रेटरी है, एसोसिएट सेक्रेटरी है, ट्रेजरर है, ये सारे जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट के खिलाफ हो गए हैं और इन्होंने नो कॉन्फिडेंट वोट इनको लिखा है, लेटर लिखा है। सुना आपने अब्दुल्ला चांडियो साहब का एतराज़ है कि जो ग्रुपिंग और इससे खेल को नुकसान हो रहा है, खिलाड़ी को नुकसान हो रहा है, तो पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन इसका नोटिस ले और जो झगड़े हैं, तनाज़ात है, उसे ख़त्म कराए। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।